फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट अगर पेशेंट का एक फिजिशियन है या एक कार्डियोलॉजिस्ट है, तो ये डिले जो भी हो रहा है, क्या लगता है आपको इसमें उनका कितना रोल है? तो अवेयरनेस इज अ बेसिक प्रॉब्लम, सो इस पे काफ़ी काम हो रहा है फॉर लास्ट आई से मोर देन 10 ईयर्स। कोई एक सिम्टम होता है कि सारे सिम्टम्स एक साथ प्रेजेंट होते हैं? तो किसी को भी एक भी सिम्टम हो सकता है, मल्टीपल सिम्टम्स भी हो सकते हैं। जो सिम्टम्स जैसे कि वन साइड पैरालाइज या फेस ड्रूपिंग होना, नाउ दिस इज द सिम्टम विच दे फील कि ठीक है ये हुआ है, मतलब मुझे कुछ गड़बड़ हुई है, उनको लगता है कि ये स्ट्रोक या कुछ तो इशू हो गया। अदर देन दैट दे डोंट टेक इट सीरियसली। यू आर राइट, ये होता है जब तक मेजर सिम्टम नहीं आता, जैसे पैरालिसिस हो गया तब तो उसे लगता है ये इमरजेंसी है। सिम्टम आप उस समय लाइटली नहीं लेना चाहिए। ब्रेन आपको सिग्नल दे रहा है कि ये ब्रेन अटैक हो सकता है। तो बस कल ही की बात थी कि मैं अपने दोस्त के साथ बैठ के स्ट्रोक के बारे में डिस्कस कर रही थी और उसने तुरंत ही कहा कि अरे यार, आजकल हार्ट अटैक तो सभी को हो रहा है। लेकिन क्या आपने ध्यान दिया कि इस स्टेटमेंट में एक छोटी सी गलती थी कि स्ट्रोक और हार्ट अटैक दोनों एक ही चीज नहीं है। हार्ट अटैक होता है दिल में और स्ट्रोक होता है ब्रेन में। और यही है कि ये जो कॉमन कंफ्यूजन हर किसी आम इंसान में आजकल मौजूद है, और शायद इसीलिए स्ट्रोक की अवेयरनेस जितनी स्ट्रांग होनी चाहिए उतनी नहीं है। इसी डिस्कशन को एक्सप्लोर करने के लिए आज बियॉन्ड द पिल में हमारे साथ है एक लीडिंग न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर पुनीत अग्रवाल, हु इज हेड ऑफ यूनिट न्यूरोलॉजी प्रैक्टिसिंग एट मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल दिल्ली। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले हमें सब्सक्राइब करना ना भूलिए और हमको इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। इट्स वन लाइफ बाय मैनकाइंड स्पेशलिटीज, क्योंकि जिंदगी एक ही है और मेक द राइट हेल्थ चॉइसेस। सो लेट्स स्टार्ट द कन्वर्सेशन। सबसे पहले तो वेलकम सर हमारे शो में विच इज़ बियॉन्ड द पिल। और हमारा मेन एजेंडा ये कैंपेन या ये अवेयरनेस प्रोग्राम स्टार्ट करने का ये है कि देर इज़ अ लाइफ विच इज़ वे अहेड दैन ओनली मेडिसिन। आई मीन आई अंडरस्टैंड इट्स इम्पॉर्टेंट टू टेक द पिल्स एज वेल, बट देन वॉट इज़ नेक्स्ट, you know, what ahead than it. So in this we bring in guests like you who are really like big names and who can help us and our population to give a right information, and we are empowering them through this. So thanks a lot that you took out your time for us specially and you're here with us today. Thanks. I'm also very much excited because stroke is one of my very deeply researched and specialized topic, which I have done the fellowship also, and I'm deeply involved in the stroke care for last more than 30 years. Wow. So I've done a lot of researches and as well as deeply involved with the patient care. So I really want to give my experience and I want to really give some information regarding the stroke education. Correct. So how thank can you for people this. reach out to you? Where can they find you? So I'm in principal director in Max Super Specialty Hospital, Saket, New Delhi. Okay. And I'm always there from, I'm having no leave. So from Monday to Saturday, I'm there. So anybody can come there in Max Hospital, Saket. I'm Lovely. always available throughout the day from 9 to 9. चलो, that's a good news that you're all day present there. Yeah. So जैसे कि अभी आपने मेंशन किया स्ट्रोक, एंड आज हमारा टॉपिक ही है स्ट्रोक के बारे में बात करना। तो सबसे पहले तो लेट्स स्टार्ट बाय अंडरस्टैंडिंग कि यूजुअली कोई भी जनरल पॉपुलेशन या किसी भी को, एवरी सेकेंड थर्ड इंसान को भी अगर आप बोलोगे ना स्ट्रोक एक शब्द, तो सबसे पहले तो वो बोलेगा हाँ है, कुछ तो होता है, बट दे विल रिलेट इट डायरेक्टली टू द हार्ट. They will not understand that it has something to do with the brain. So how do you deal with this kind of misconceptions? ये आपने बहुत अच्छी चीज़ पूछी because what I've seen is कि many of the patient come to me and having clear cut picture of stroke, but they first go to the cardiologist, they go to the physician, and then they come to neurologist. जब वो लोग डायरेक्ट करते हैं कि नहीं ये कार्डियक केस नहीं है, ये कुछ और नहीं है, then they come to us and they lost their time. Correct. So that is the biggest problem. So इस चीज़ में सबसे ज़्यादा जो मैंने देखा है, जब उनसे बात करते हैं तो प्रॉब्लम ये आती है, उनको स्ट्रोक और ब्रेन अटैक का पता नहीं है कि क्या सिम्टम्स होते हैं. राइट. एंड दे थिंक जब भी कोई सिम्टम ऐसा होता है ब्रेन अटैक से रिलेटेड या स्ट्रोक से रिलेटेड, वो समझते हैं कि ये हार्ट अटैक का सिम्टम है, एंड दे गो टू द कार्डियोलॉजिस्ट और दे लॉस देयर टाइम बिकॉज गोल्डन पीरियड स्ट्रोक में 6 आवर्स है टू फॉर गेटिंग अ गुड ट्रीटमेंट. ओके. एंड अब वो कुछ सेलेक्टेड केस में 24 आवर्स भी हो गया है. जी. तो उस टाइम विंडो में पेशेंट यूजुअली नहीं आता. तो ये देखा गया है इंडिया में, स्टडीज हैव शोन दैट हार्डली 5% ऑफ पेशेंट्स दे कम टू इन टाइम टू द हॉस्पिटल. Correct. They come after 24 hours and 90. So we have done the study
when I was in AIMS and GB Pant, we've done the study and we've seen that hardly 5%, 3 to 5% patient, at that time it was 3%, the patient come in reaching in time Okay. due to various reason. Commonest reason जो हम लोगों ने देखा था उसमें एक था traffic delay, because there's a lot of traffic in India. Right. Biggest issue. Even some patients want to reach, they don't reach to the nearby equipped hospitals. Right. So we say कि पेशेंट को नियर बाय इक्विप्ड हॉस्पिटल, जैसे कहते हैं हम स्ट्रोक रेडी सेंटर, है ना, स्ट्रोक रेडी सेंटर और स्ट्रोक कंप्लाइंट सेंटर के पास पहुंच जाना चाहिए, जिसमें एटलीस्ट सीटी स्कैन हो, न्यूरोलॉजिस्ट हो, आईसीयू फैसिलिटी हो और न्यूरो सर्जन हो, बस इतना चाहिए। यदि उस सेंटर पहुंच जाते हैं तो वहाँ पे अब अधिकतर न्यूरोलॉजिस्ट ट्रेंड होते हैं आजकल जी। कि स्ट्रोक को, एक्यूट स्ट्रोक कैसे डील करना है। तो इफ़ दे रीच विद इन 6 आवर्स, दैट्स द बेस्ट टाइम। तो उसमें एक स्ट्रोक क्लॉट बस्टिंग ड्रग होता है जिसको आप टाइमली यदि दे देते हैं तो 75 to 80% पेशेंट उनका डिसेबिलिटी बहुत कम हो जाता है और कई काफ़ी रिकवरी कर जाते हैं पूरा कम्प्लीटली। सो इट इज़ नॉट ओनली प्रिवेंटेबल, इट इज़ ट्रीटेबल ऑल्सो इफ़ दे आर रीचिंग टाइम। सो सबसे फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अगर पेशेंट का एक फिजिशियन है या एक कार्डियोलॉजिस्ट है, तो ये डिले जो भी हो रहा है, क्या लगता है आपको इसमें उनका कितना रोल है? अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं पूछ रही हूँ अमंगस्ट HCP। तो अवेयरनेस इज़ अ बेसिक प्रॉब्लम, सो इस पे काफ़ी काम हो रहा है लास्ट आई से मोर देन 10 ईयर्स। वर्ल्ड हेल्थ और WHO की तरफ से, वर्ल्ड स्ट्रोक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से और इंडियन स्ट्रोक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से भी, और इंडिविजुअल एज मी ऑल्सो फॉर लास्ट 25 ईयर्स आई एम गिविंग लॉट ऑफ स्ट्रोक अवेयरनेस कैंप्स, स्ट्रोक अवेयरनेस एजुकेशन प्रोग्राम कर रहे हैं। और इसीलिए स्ट्रोक को एक नया टर्मिनोलॉजी और दिया गया है, ब्रेन अटैक। ब्रेन अटैक, राइट, नाइस। तो ब्रेन अटैक इज जस्ट लाइक अ हार्ट अटैक, व्हिच इज अ वेरी कैची टर्म। इट्स गुड, यू नो, ब्रेन, आई फील आई आल्सो स्टार्ट यूजिंग इट नाउ एज ब्रेन अटैक। अच्छे से वो डिफरेंशिएट कर रहा है कि ये हार्ट इशू नहीं है, ये ब्रेन इशू है। तो ब्रेन अटैक तो कौन टर्मिनोलॉजी किया है, और प्लस उसमें कॉमन निमोनिक के कॉइन किया गया जिसे बी फास्ट बोलते हैं। ओके। तो BEFAST, बी मीन्स सडन ऑनसेट बैलेंसिंग प्रॉब्लम होना। ओके। ई मीन्स सडन ऑनसेट आई प्रॉब्लम होना, कि विजन ब्लर हो गया एकदम से, ओके, या दिखाई देना एक आंख से कम हो गया। F मीन्स फेस का ड्रूपिंग हो गया, एक तरफ फेस टेढ़ा हो गया, है ना। देन A मीन्स देयर इज अ वीकनेस इन द आर्म और लेग। ओके। एंड S मीन्स स्पीच एकदम स्लर हो गया, ओके, कि बोलना एकदम से बंद हो जाता है कुछ लोग का, या बोलते हैं तो स्लरिंग हो जाता है, आवाज़ साफ नहीं आती है। तो यदि ये सिम्टम आते हैं, दैट मीन्स पेशेंट में बी हैविंग एक्यूट स्ट्रोक और ब्रेन अटैक, और उसको नियर बाय स्ट्रोक रेडी सेंटर, जैसे मैंने बताया, या एक्यूट हॉस्पिटल में जाना चाहिए इमीडिएटली विद इन 6 आवर्स फ्रॉम द ऑनसेट ऑफ सिम्टम। जैसे ही रिकॉग्नाइज हो तुरंत उसको नियर बाय हॉस्पिटल ले जाएं, और वहाँ से फिर जो है, यदि उस पर मतलब जिस तरीके से भी ले आ सकते हैं, ट्रैफिक डिले रहता है तो यू हैव टू रीच देयर नियर बाय, डोंट गो टू द हाईएस्ट सेंटर, ओके, गो टू द नियर बाय। इसमें यह है कि जितना जल्दी पहुंच सकते हैं उतना बेटर है। ओके, लेकिन फिर ये जो सिम्टम्स जो आपने अभी बताए, ये इनमें से कोई एक सिम्टम होता है कि सारे सिम्टम्स एक साथ प्रेजेंट होते हैं? हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है आपका। तो किसी को भी एक भी सिम्टम हो सकता है, मल्टीपल सिम्टम्स भी हो सकते हैं। तो ये कहा जाता है कि यदि एक भी सिम्टम है आउट ऑफ दिस बी फास्ट, और या मल्टीपल सिम्टम्स भी हैं, लेकिन वो सडन ऑनसेट है, यदि अचानक हो रहा है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका मतलब स्ट्रोक की मोस्ट लाइकली पॉसिबिलिटी, और फिर नियर बाय हॉस्पिटल जाना चाहिए, मोस्ट लाइकली ये स्ट्रोक है। द इम्पॉर्टेंस इज बिकॉज वाई वी आर सेइंग इज कि, एंड देयर इज अ कॉमन निमोनिक ऑल्सो यूज इज बी फास्ट एक्ट फास्ट। सो कि यदि आपको कभी भी ऐसा होता है, क्योंकि एवरी सेकेंड ब्रेन में ट्रिलियंस ऑफ नर्व्स हैं, न्यूरॉन्स हैं, और आउट ऑफ दैट तो ये कहा गया कि ब्रेन के यदि न्यूरॉन्स को आप एक से जो अटैच करते हैं तो यू कैन अर्थ का 8 टाइम सर्किल ले सकते हैं। तो एक हर आदमी के ब्रेन में इतनी नर्व्स हैं, न्यूरॉन्स हैं, कि 8 ब्रेन आप अर्थ का सर्किल 8 टाइम ले सकते हैं। सो ब्रेन इज़ वेरी पावरफुल, वेरी कॉम्प्लेक्स। तो उसमें यदि हर मिनट में यदि हम डिले करते हैं तो स्ट्रोक के बाद, तो 1.9 मिलियन नर्व्स वो डेड हो रही हैं हर मिनट में, राइट। तो और हर सेकंड में 32,000 नर्व्स डेड हो रही हैं। तो ईच सेकंड, ईच मिनट इज़ इम्पॉर्टेंट, राइट। तो जैसे ही हो तभी कहा गया कि एक्ट फास्ट, एंड यदि आप उसको नहीं करोगे तो ब्रेन डैमेज होता रहेगा, उतना डैमेज होता जाएगा। एंड सो दैट्स व्हाई देयर इज अनदर टर्मिनोलॉजी व्हिच इज यूज्ड फॉर द एजुकेशन पर्पस, इज टाइम लॉस्ट इज ब्रेन लॉस्ट।
तो यदि आपने टाइम लॉस किया correct. तो आपका ब्रेन, तो इसके बाद भी आप ट्रीटमेंट लोगे तो उतना डैमेज तो हो जाएगा आपके ब्रेन का, Right. वो रिकवर नहीं करेगा कभी भी। राइट राइट। सो जैसे आपने फेस ड्रूपिंग की बात की, तो ये जो सिम्टम्स है इसमें से ब्लरिंग ऑफ द विजन या फिर इम्बैलेंस फील करना या वन आर्म में थोड़ा वीकनेस फील होना, ये सारे सिम्टम्स फिर भी इतना क्लियरली पेशेंट को नहीं समझ आएंगे कि अब मुझे डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। बट जो सिम्टम्स जैसे कि वन साइड पैरालाइज या फेस ड्रूपिंग होना, नाउ दिस इज़ द सिम्टम विच दे फील कि ठीक है ये हुआ है, मतलब मुझे कुछ गड़बड़ हुई है, देन ओनली उनको लगता है कि ये स्ट्रोक या कुछ हीमरेज या कुछ तो इशू हो गया। अदर देन दैट आई डोंट थिंक दे टेक इट सीरियसली। नहीं, यू आर राइट, ये होता है अधिकतर। जब तक मेजर सिम्टम नहीं आता, जैसे पैरालिसिस हो गया, तब तो उसे लगता है ये इमरजेंसी है ना, राइट। तब तो वो जाता है बिल्कुल। Correct. और यदि उसे लगता है, कई बार होता है उनको कि आई में ब्लरिंग हुआ, और होता क्या है स्ट्रोक में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, देयर सर्टेन वार्निंग सिम्टम्स आर देयर। तो पेशेंट को ब्लरिंग ऑफ विजन हुआ और फिर वो सही भी हो गया आफ्टर 5 मिनट्स 10 मिनट्स। सो पेशेंट समझता है कि कुछ नहीं, ऐसे ही हो गया होगा, या फिर कोई कार्डियक इशू हुआ होगा, तो तुरंत कार्डियोलॉजिस्ट के पास चला गया या फिजिशियन के पास चला गया। उसे ये समझ नहीं आता उस समय कि ये ब्रेन अटैक का सिम्टम है, जो आपका सिग्नल, वार्निंग सिग्नल देके चला गया। आप इसको यदि हम पहचान लेंगे टाइम से, तो हम फ्यूचर इवेंट रोक सकते हैं। तो इसीलिए इसको टर्मिनोलॉजी दिया गया है TIA, है ना। तो TIA इज इक्विवेलेंट टू एंजाइना ऑफ द हार्ट। यस। सो इट्स अ ट्रांजिएंट इश्केमिक अटैक। यस। इट मीन्स कि ट्रांजिएंटली आपके ब्रेन में ब्लड फ्लो रुका है, उससे सिम्टम हुआ आपका कि एकदम से आपका विज़न चला गया, या अचानक आपको लड़खड़ाहट हुई, बैलेंसिंग इशू हुआ, चक्कर आया बहुत तेज़ आपका, जो 5 मिनट्स रहा और फिर सही हो गया, है ना। ओके। तो ये सिम्टम आप उस समय लाइटली नहीं लेना चाहिए हमको, बिकॉज ये सिम्टम ब्रेन आपको सिग्नल दे रहा है कि ये वार्निंग सिग्नल दे रहा है कि ये ब्रेन अटैक हो सकता है, जो अभी ट्रांजेंटली ब्रेन ने कंपनसेट करके सही कर दिया है, लेकिन अगली बार ये ड्रेडेड फॉर्म में आएगा, है ना, तो और ये फिर एक सही ही नहीं बार होगा। होता है कि पेशेंट को ये रिकरेंटली होता रहता है? तो ये जो TIAs होते हैं, ये कई बार एक ही बार सिग्नल होता है, और ये देखा गया है कि यदि उस समय ट्रीट आपने कर देते हो तो 15%, 13-15% चांस, ये बिल्कुल प्रॉपर स्टडीज हुई हैं, 13-15% चांस ऑफ स्ट्रोक विच कैन हैपन इन नेक्स्ट 1 मंथ, यू कैन प्रिवेंट इट ओके। इफ़ यू ट्रीट द TIA इमीडिएटली एट दैट टाइम। और नहीं करेंगे तो फिर कई बार हो सकता है कि TIA दोबारा रिकरेंट सेकेंड टाइम होगा, और थर्ड टाइम नॉर्मली TIA होगा ना, सीधे स्ट्रोक ही हो जाएगा, Stroke हो है जाएगा, ना, okay, विच okay, इज़ that डेडेड, way. विच इज़ नॉट रिवर्सिबल। Okay, तो okay. TIA इज़ रिवर्सिबल। तो TIA इज़ अ काइंड ऑफ अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, है ना, कि ब्रेन आपको सिग्नल दे रहा है कि अभी Correct. एक्ट फास्ट राइट नाउ, Correct. इट इज़ प्री स्ट्रोक कंडीशन, अभी आप चेकअप करा लो न्यूरोलॉजिस्ट से Correct. और ट्रीटमेंट लो, सो दैट यू कैन प्रिवेंट इट। Okay. And then when we talk about stroke, it is, we can directly link it to paralysis. लेकिन ये भी माना जाता है कि if my arm is moving and if my leg is moving and if my face is all okay, that means people don't consider it as a stroke. अधिकतर एक केस में यही होता है, जब तक उनके हाथ पैर चलते होते हैं, पावर बनी हुई है, दे कैन वॉक, दे थिंक कि स्ट्रोक नहीं है, ये सिम्टम माइनर सिम्टम है, ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएशन से हो गया होगा। अधिकतर लोग इसको लेबल करते हैं, बहुत लोग कहते हैं कि हमने खाना नहीं खाया था, कमजोरी आ गई, और उसकी वजह से हो गया होगा। सो दे एट्रीब्यूट दिस थिंग टू वेरी कॉमन थिंग, दे डोंट वांट टू, सो दे हैव अ डिनायल बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड दिस इज़ अ प्री स्ट्रोक वार्निंग सिम्टम। तो इसको हम लोग को पहचानना बहुत ज़रूरी है इसी स्टेज पे, और ये बिल्कुल क्लियर कर दी उसी स्टेज पे हमने ट्रीटमेंट ले लिया, डायग्नोसिस लेके न्यूरोलॉजिस्ट से, हाँ जी, तो it is preventable, 100% preventable. You can prevent the stroke at that point of time immediately. And then stroke में भी when you talk about the paresis, the weakness the body that faces, for that particular time only completely paralysis नहीं हुआ है, but ऐसा हो सकता है कि थोड़ा paresis, I mean I don't know how you call it in a common language term, weakness, general weakness, तो वो classification भी इतना जल्दी नहीं हो पाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वीकनेस कई बार लोग यदि कम वीकनेस भी आती है ना, हल्का सा, तो हम कहते हैं आर्म ड्रिफ्ट हुआ, हाथ उठाया उसने, तो हम लोग टेस्ट भी करते हैं जब पेशेंट आता है हमारे पास स्ट्रोक का इमरजेंसी में, तो हम कहते हैं रेज योर बोथ आर्म्स फॉर 30 सेकेंड, अभी सीधा ड्रिफ्ट, यदि एक साइड वीकनेस है वो हल्का सा ड्रिफ्ट ऐसे करेगा, बस लाइट ड्रिफ्ट करेगा, नहीं तो वो चला लेगा हाथ को। तो लाइट ड्रिफ्ट इज ऑल्सो इंडिकेटर ऑफ स्ट्रोक। सो एज एन न्यूरोलॉजिस्ट वी नो दैट दिस इज अ इंपॉर्टेंट साइन, बट डेफिनेटली एज अ पब्लिक दे डोंट अंडरस्टैंड, सो दे थिंक कि ये लाइट वीकनेस हो रहा है, जनरलाइज वीकनेस है, अभी हम न्यू पानी नमक के साथ पियेंगे सही हो जाएगा। करेक्ट। सो एक चीज़, एक मतलब इंसिडेंट है जो मैं शेयर करना चाहूँगी, जिसमें 2 things आई वांट टू टारगेट।
First is I have a cousin who was at very young age was just coming back from his college and suddenly he had a fall. गिर गया वो, लेकिन suddenly कैसे गिर गया क्या हुआ किसी को पता नहीं चला. But within 5 minutes मतलब he tried but he couldn't get up. तो सडन मतलब फटक से उसके फादर ने उसको उठा के हॉस्पिटल में लेके गए. तभी उनको समझ नहीं आया कि दिस इज स्ट्रोक, बट देन इमीडिएट एक्शंस ले लिए एंड देन 5-10 मिनट्स में ही रिकवरी, ही वॉज ओके. एक दो दिन ही वॉज हॉस्पिटलाइज, लेकिन फिर घर आ गया. लेकिन अभी तक उसके घर पे कोई मानता नहीं है कि ये स्ट्रोक था और उसको पैरालिसिस इट वाज अ स्ट्रोक अटैक. नाउ फर्स्ट पॉइंट इज इतने यंग एज में उसको वो हुआ क्यों. दूसरी चीज़, व्हेन यू टॉक कि 5-10 मिनट्स में अगर ये सिम्टम रिकवर हो रहा है तो फिर आई मीन इज द पेशेंट ऑल ओके विदाउट द ट्रीटमेंट. तो स्ट्रोक यंग एज में भी काफ़ी कॉमनली मिलता है, ये अनकॉमन नहीं है. अगेंस्ट द जनरल परसेप्शन कि ये खाली 55 ईयर्स के बाद ही मिलता है, ऐसा नहीं होता है. तो when I was in GV Pant Hospital and AIMS, we have done the study on young stroke, and we have the largest series of young stroke patients from India. तो हमने उसमें देखा 15 to 25% of patients of all stroke they have in the young age. So इंडिया में young age stroke is more common than the western population. तो वेस्टर्न पॉपुलेशन में 12 to 15% को यह स्ट्रोक होता है यंग एज में. यंग हम कहते हैं जब ये लेस देन 50 ईयर्स में होता है. yes. तो लेस देन 50 इज़ यंग. तो उसमें आपका 12 to 15% ये वेस्टर्न पॉपुलेशन में होता है. एंड इंडियन पॉपुलेशन इट इज़ अराउंड 15 to 25% पेशेंट ऑफ ऑल स्ट्रोक दे आर इन यंग. सो इट्स वेरी सो 1 out of 4 इज़ यंग एज, which is very common condition against the perception कि ये young age का stroke नहीं है. alarming भी है वो. और उसके फिर reasons जो देखे गए हैं स्टडीज़ में, और हम लोग ने अपनी स्टडीज़ में देखा था कि इंडियन कॉन्टिनेंट में कुछ डिफरेंट रीजंस हैं, स्पेशलाइज रीजंस हैं. कि इंडिया में जो यंग एज में कुछ ब्लड जो है हम लोग का ना थिकर होता है एज़ कम्पेयर टू ड्यू टू सर्टेन डिसऑर्डर्स अगेन एज़ कम्पेयर टू द अदर कंट्रीज. इसे फिर देखा गया, टेस्टिंग में देखा गया, ये एक केमिकल होता है होमोसिस्टीन जो ब्लड को थिक करता है. तो ये इंडियन और एशियन कंट्रीज़ में होमोसिस्टीन का लेवल ज़्यादा होता है, विच मेक्स द ब्लड थिकर. करेक्ट. सो होमोसिस्टीनीमिया इज़ अ वेरी कॉमन कॉज ऑफ यंग स्ट्रोक विच इज़ कॉमनली मिस्ड. तो मैनी टाइम जब हम लोग चेक करते हैं, स्क्रीनिंग भी करते हैं, तो इंडियन कॉन्टिनेंट में आप होमोसिस्टीन लेवल भी जरूर कराना चाहिए ब्लड का, जो हम लोग कराते हैं एज ए न्यूरोलॉजिस्ट. कि वो कई लोग का ज़्यादा होता है तो उसमें प्रिवेंटेबल आपको मेजर्स लेने होते हैं. बिसाइड्स होमोसिस्टीन जो कॉमन अदर कॉजेज देखे गए वो हार्ट डिजीज़. तो हार्ट डिजीज़ इंडिया में काफ़ी कॉमन है बिकॉज ऑफ द रोमेटिक हार्ट डिजीज़ जो काफ़ी कॉमन पहले से ही चली आ रही है, हालांकि अब कम होता जा रहा है. तो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न फॉर द यंग स्ट्रोक. थर्ड कॉमन कॉज जो देखा गया स्टडीज़ में हम लोग ने देखा कि डायबिटीज़. तो डायबिटीज, इंडिया वर्ल्ड की डायबिटिक कैपिटल है. इंडिया इज रीचिंग एवरीवेयर फर्स्ट इन डिजीजेस. तो इन डायबिटिक कैपिटल होने की वजह से डायबिटीज़ यंग पॉपुलेशन में भी काफ़ी कॉमन है. बिसाइड्स दैट अदर रीजंस जो यंग एज में होते हैं, ओबेसिटी. तो आजकल जैसे लाइफस्टाइल हो रहा है सब अधिकतर लोग का, तो कुछ लोग तो डेफिनेटली दे आर डूइंग गुड एक्सरसाइजेज, दे आर कीपिंग द बॉडी फिट नाउ डेज, बट मैनी पीपल दे आर नॉट डूइंग एक्सरसाइजेज, दे आर टेकिंग जंक फूड्स आउटसाइड, लॉट ऑफ जंक पिज़्ज़ा, बर्गर, and they don't do exercises, creating obesity. Especially in childhood से इंडिया में ओबेसिटी बढ़ती आ रही है. तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी ओबेसिटी के ऊपर अभी इधर काफ़ी एम्फेसाइज किया है कि हमको जंक फूड नहीं खाना चाहिए और हम लोग को एक्सरसाइज करना चाहिए, जैसे क्योंकि ओबेसिटी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया में. तो ये भी एक रीज़न है यंग स्ट्रोक होने का. देन लाइफ स्टाइल, बैड लाइफ स्टाइल. तो अधिकतर केस में आजकल यही हो रहा है कि शाम को आप सैटरडे संडे तो चलो लोग पार्टीज़ होती हैं और उसमें जंक फूड भी होता है, प्लस दे टेक लॉट ऑफ अल्कोहल एंड स्मोकिंग ऑल्सो. एंड दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न फॉर द यंग स्ट्रोक स्पेशली इन इंडिया, बिकॉज दिस काइंड ऑफ वेस्टर्न लाइफ स्टाइल इज इंक्रीजिंग इन इंडिया, बट विदाउट टेकिंग एनी प्रिवेंटिव मेजर्स. इसके अलावा काफ़ी चीज़ों में जो अब नए रिस्क फैक्टर्स आ गए हैं यंग स्ट्रोक के, तो हम लोगों ने अपनी स्टडीज़ में भी देखा और लेटर ऑन अब स्टडीज़ में आ रहा माइग्रेन. तो पहले ये नहीं देखा गया था माइग्रेन. तो माइग्रेन और हेडेक. तो माइग्रेन इज़ अ वेरी कॉमन कॉज ऑफ हेडेक, वन ऑफ द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ हेडेक. तो माइग्रेन इज़ वन ऑफ द रिस्क फैक्टर. इट इंक्रीजेज द 3 to 5% चांसेस ऑफ, इफ़ इट इज़ नॉट ट्रीटेड वेल,
it can increase the chance of stroke in young. So migraine is a specific different type of disorder Correct. जिसमें कि आपको लगातार रिकरेंट हेडेक्स होते हैं लेकिन काफ़ी तेज होते हैं. हाँ. वो हेड के वन पोर्शन में होते हैं यूनिलेटरल. Okay. और हेडेक के साथ में आपको ना कई बार लाइट परसेप्शन आपका फोटोफोबिया जैसे बोलते हैं कि लाइट से एकदम से आपको जी. डिसइंटरेस्ट या लाइट से आपको सेंसिटिव आती Right, है, right. साउंड से आती है, तो Right. फोनोफोबिया होता है. Right. तो यदि ये सब होता है तो इट मीन्स, और थ्रॉबिंग टाइप होता है, पल्सेटाइल कैरेक्टर, Correct. तो इट मीन्स इट इज़ माइग्रेन. Migraine. Okay. और ये माइग्रेन विद ऑरा को एक रिस्क फैक्टर माना गया है कि इसमें आपको साथ में फ्लैशेस ऑफ लाइट आना. यदि ऐसा माइग्रेन है आपके और उसको सही नहीं करते हो, ट्रीटमेंट नहीं लेते हो, नॉर्मली लोग क्या करते हैं, माइग्रेन को कहते हैं अपना आप सही हो जाएगा, जी. ट्रीट नहीं करते हैं. Exactly. और सेरेडॉन खा लिया लोगों ने, Yes. या पेन किलर नॉर्मल Yes. ओवर द काउंटर खा लिया, विच आर वेरी डेंजरस ऑल्सो. Correct. तो वो फिर स्ट्रोक का एक रीज़न बन जाता है. Okay. तो ये यंग स्ट्रोक के रीजंस हैं. इसके अलावा अभी रिसेंटली कुछ और स्टडीज़ ने शो किया है कि आपका जैसे स्लीप एपनिया, तो जो लोग ओबीज होते हैं उनको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, स्पेशली नाइट में वो स्नोर बहुत ज़्यादा करते हैं. और उसमें फिर ब्रेन को, बॉडी को ना ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलती है, Okay. एंड दैट इंक्रीजेज द चांसेस ऑफ 3 times chances of stroke in young age population. And- Then smoking, alcohol. So these are the very common causes. So that's why it is increasing in the young age population also in India especially. And plus air pollution is obviously is there. Undoubtedly, I mean that goes unsaid कि air pollution के वजह से there are n number of diseases or issues which are coming up now. एयर पॉल्यूशन पे तो काफ़ी स्टडीज़ भी हुई हैं. तो ये देखा गया है कि एयर पॉल्यूशन में यदि पीएम जो पार्टिकुलेट मैटर 2.5 होता है, इफ़ इट इज़ मोर देन 5 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मिलीमीटर या इसका रेशियो उससे ज़्यादा होता है, तो ये 3 times स्ट्रोक को बढ़ाता है. ये वेरी वेल प्रूवन स्टडीज़ हो चुकी हैं. इंडिया में अभी नहीं, अभी टाटा लेके करता है, बट यूरोपियन एंड वेस्टर्न पॉपुलेशन में देखा गया है. और इंडिया के आप देखोगे ना तो मोस्ट ऑफ द सिटीज़ में ये PM 2.5 60 to 100 रहता है. तो यू कैन इमेजिन कि कितना इट इंक्रीज द Risk चांस ऑफ factors, स्ट्रोक yes. मैनी फोल्ड्स. Yes. So it is very dangerous. Stroke, So ये cancer, everything. Yeah, so PM 2.5 is a very thin molecule, है ना, पार्टिकुलेट मैटर. इसका यदि आप देखोगे इसका साइज भी हेयर स्ट्रेंथ का 1/30th होता है. Okay. तो इट्स सच ए स्मॉल. तो ये एयर आपका लंग में जाता है, लंग से सीधे ब्लड में जाके ये एंड ऑर्गन्स में जाता है और ब्रेन में चला आता है. इट डैमेजेस द ब्रेन, Brain, yes. so leading to That's- brain attack. Yes. So it's very very dangerous. And then what do you think, I mean, post-COVID also, have you seen the rise in cases? And I mean, there are people talking कि COVID के vaccine से there is blood thickening which is happening and that's why people are getting stroke or heart attacks. So studies have shown, and even we have also seen, because Max Hospital is one of the biggest center for the COVID at that time, and I was part of the team there. तो एंड प्लस स्टडी रिसर्चेज हैव ऑल्सो शोन कि कोविड जिनको रिकरेंट होता है उनको 3 times to 4 times 3 to 4% केसेस में स्ट्रोक ज़्यादा मिला है. तो हार्ट अटैक भी ज़्यादा मिला है और स्ट्रोक भी ज़्यादा मिला है, क्योंकि रिकरेंट COVID-19 इन्फेक्शन होने से ये कई तरीके से बाय मैनी मीन्स इट डैमेजेस द ब्रेन ब्लड वेसल्स. Okay. It damages the blood lining of the blood vessel. Okay. It leads to the certain chemical increase in the chemicals in the blood, which increases the thickness of the blood, leading to the clot formation there in Okay. in the brain, elsewhere also. Okay. And plus, a lot of stress, it acts as a stress also to the brain and the heart, so leading to the clot formation, increased clot formation. So the COVID-19 definitely is one of the risk factor, which people who are having recurrent infection in the past with COVID-19, they had, even in the young age, they had more chances of developing a stroke. And COVID-19 इन्फेक्शन में जो वैक्सीन लगा है, Yes. उस वैक्सीन से देख के स्टडीज़ में देखा गया उससे स्ट्रोक के चांसेस कम हुए हैं हमारे. Okay, तो वैक्सीन बदनाम नहीं करना Yeah, चाहिए ऐसे. And above all these things, सबसे important factor है stress. Yeah. बिकॉज जिसको इनमें से कोई भी रिस्क फैक्टर प्रेजेंट नहीं है एंड स्टिल इफ दे आर गेटिंग द स्ट्रोक, आई मीन 1000% पूरा ब्लेम स्ट्रेस पे जाता है. अभी स्ट्रेस ऐसी चीज़ है जो ऑब्वियसली खुद से मैनेज नहीं होती है या चाह के भी हम उसको कम नहीं कर पाते हैं, बट आई थिंक इट हैज़ अ बिग रोल टू प्ले.
You are right. So stress is definitely one of the very big indirect contributor to the stroke. क्योंकि stress की वजह से ही stress and plus sleep deprivation. Yes. तो आजकल क्या होता है जो कॉमन लाइफस्टाइल्स हैं उसमें स्लीप काफ़ी लोग की डिप्राइव्ड है. दे people work up to 2 o'clock in the night, 12 o'clock in the night. And then They get up in the, they have to reach to the office Yes. in time in the morning. Yes. So they hardly sleep 4 hours, 5 correct, hours. correct. Ideal sleep normally young age में तो 6 to 7 hours चाहिए. तो sleep deprivation plus stress factor, they are definitely increasing in the current society, and that is also definitely one of the risk factor Correct. for the stroke. Correct. So अभी तक तो वी अंडरस्टूड कि स्ट्रोक क्या है एंड व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स एंड देन व्हाट आर द मेन रीजन जिसके वजह से ये होता है. नाउ कमिंग टू द थेरेपी पार्ट ऑफ इट, द ट्रीटमेंट पार्ट ऑफ इट, जैसे कि आपने यू गेव अस अ वेरी गुड न्यूज़ कि इट्स कम्प्लीटली प्रिवेंटेबल और इट्स क्योरेबल. तो व्हाट आर द ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल फॉर पेशेंट्स? सो स्ट्रोक के लिए अब काफ़ी रिसेंटली आई से कि सिंस 1995 there is a tremendous change in the treatment has occurred. Before 1995 स्ट्रोक को बिल्कुल वेरी पैसिवली ट्रीट किया जाता था. सोचते थे कि उसको खाली एस्प्रिन दे दिया, अपने स्टैटिन दे दिया और ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर लिया एंड फिर अपना आप सही होगा, वो धीरे धीरे फिजियोथेरेपी कर लो. तो रिकवरी रेट वाज पुअर. दैट्स वाई पीपल थिंक कि हाँ स्ट्रोक एक बार हो गया तो अब तो कुछ हो नहीं सकता है. बट व्हाई इज इट दैट? इज इट कि स्ट्रोक में ब्लड प्रेशर बढ़ता है एंड देन यू गेट स्ट्रोक? इज इट दैट वे? तो स्ट्रोक के रिस्क फैक्टर जैसे हमने बताए थे अभी, तो जैसे डिस्कस किया, तो सबसे कॉमनेस्ट यदि एडल्ट पॉपुलेशन को भी इंक्लूड करते हैं तो कॉमनेस्ट रिस्क फैक्टर इज़ हाई ब्लड प्रेशर. तो जिसको भी हाई ब्लड प्रेशर है उसको स्ट्रोक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. बिल्कुल 5 टाइम्स रिस्क होता है यदि हाई ब्लड प्रेशर है, स्पेशली सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो अपर वन होता है. Yes, तो सिस्टोलिक इज अपर वन, yes. डायस्टोलिक लोअर वन. द सिस्टोलिक इज हाई, दैट इज अगेन 5 टाइम्स रिस्क बढ़ जाता है उसको स्ट्रोक होने का. और कई Okay. बार उसमें ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है, ब्रेन में क्लॉटिंग भी हो सकती है, एंड विच कैन बी फेटल ऑल्सो. सो बिसाइड्स द ब्लड प्रेशर, डायबिटीज एज आई टोल्ड यू, कोलेस्ट्रॉल, हाई कोलेस्ट्रॉल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स. ओके. Smoking, alcohol in the increased quantity. So they are the very common risk factor which are preventable, which are modifiable, Understood. and they can be controlled. And sleep apnea. Yes. So they are the preventable and the modifiable risk factor. They इसीलिए should be statin. controlled very strictly in any patient. Correct. So that's why we say the stroke is preventable. So इसीलिए statin and aspirin पहले choice of drug था. Yeah. So that's why it was a choice of drug before 95. बट 1995 के बाद से एक लैंडमार्क पेपर आया जिसमें कि देखा गया कि जो पेशेंट शुरू में आया 3 आवर्स के अंदर आते हैं फ्रॉम द ऑनसेट ऑफ सिम्टम, उनको एक क्लॉट बस्टिंग ड्रग TPA कहा जाता है जैसे TPA. Okay. तो उसको यदि हम देते हैं तो उससे पेशेंट का रिकवरी रेट इज़ वेरी फास्ट एंड विद इन 3 मंथ्स अधिकतर पेशेंट मूवेबल हो जाते हैं. दे आर नॉट बेड बाउंड, दे कैन वॉक. Okay. So that was a remarkable landmark study which has changed the whole scenario Nice. of the Nice. stroke management. Nice. उसके बाद काफ़ी नई ड्रग्स आती चली गई. उसके बाद जैसे TPA आया, फिर अब टेनेक्टिप्लेज एक ड्रग है. तो TPA को आप 1 आवर में आप देते हो इन्फ्यूज़न. टेनेक्टिप्लेज को बोलस आप दे सकते हो विद इन सेकेंड्स, Okay. है ना. तो दैट इज़ ऑल्सो इक्वली इफेक्टिव. वो रिसेंटली इंडिया में अप्रूव भी हो चुका है, ऑल ओवर वर्ल्ड भी अप्रूव होगा Okay. Okay. तो कि इसको आप दे सकते हो एक्यूट स्ट्रोक में. बट पेशेंट को विद इन 4.5 आवर्स आना चाहिए Okay. That is to get these drugs from the onset. That's why time is very very important. important. Right. और इवन पेशेंट सपोज इंपॉर्टेंस ये है यदि 1 आवर में भी आ जाता है तो वी शुड नॉट वेट अप टू 4.5 आवर्स, है ना, कि चलो आराम से देते हैं तक. Correct. तो एज ए न्यूरोलॉजिस्ट यदि 1 आवर में भी आता है पेशेंट तो उसको भी उसी तरह एग्रेसिवली ट्रीट करते हैं. तो देयर इज एंटिटी नोन एज अ डोर टू निडल टाइम, कि पेशेंट जैसे ही डोर में एंटर किया हॉस्पिटल के और कब तक हमने वो इंजेक्शन दिया, इट्स कॉल्ड DNT, डोर टू निडल टाइम. Okay. तो वी मेज़र, तो किसी भी हॉस्पिटल की एफिकेसी इसी से मेज़र होती है कि वो हॉस्पिटल कितना एफिशिएंट है. Correct. तो इन मैक्स हॉस्पिटल आई पब्लिश इन डेटा इन यूरोपियन स्ट्रोक कॉन्फ्रेंस ऑल्सो अर्लियर अबाउट 7-8 years back, 8 years back. तो our door to needle time was ranging from 22 to 38 minutes from the Nice, onset of nice, symptoms. And the recommendations are should be less than 1 hour. Okay. तो 1 hour में, लेस देन 1 hour में पेशेंट आता है, आप उसका एग्जामिनेशन करो, CT स्कैन करो या MRI करो एंड न्यूरोलॉजिस्ट चेक करे, उसके बाद आप इंजेक्शन दे दो. सो दैट शुड बी वेरी फास्ट Max Hospital without is any. really lucky to have you. तो I we must say have that. stroke team also there Right, who can right. do the things. तो स्ट्रोक कोड अलर्ट एक होता है जिसमें जैसे ही स्ट्रोक आता है पूरी टीम एक अलर्ट हो जाती है, उसको कोड चला जाता है, मैसेज चला आता है, दे ऑल आर अलर्टेड
कि द Okay. पेशेंट हैज़ कम, यू आर बी रेडी, एंड देन पेशेंट को एग्रेसिवली तुरंत इमीडिएटली हर डॉक्टर न्यूरोलॉजिस्ट मेजर कर चेक करता है, फिर देन इमीडिएटली दैट ड्रग इज गिवन इफ इट इज इंडिकेटेड. सो दैट इज़ वन ड्रग. बिसाइड्स दैट द न्यूअर अदर थेरेपीज आर देयर कि यदि पेशेंट 4.5 आवर्स के बाद आता है तो आप कैथेटर के थ्रू आप कैथेटर यहाँ इंट्रोड्यूस करते हो और अंदर से आप क्लॉट को ड्रैग कर लेते हो. Okay. इसको मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी बोलते हैं. Okay. So that is also a newer advances in medical treatment Okay. for stroke, and which is very very effective, especially patient जिनको जो लेट आते हैं उसमें मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी इज़ वेरी गुड ऑप्शन. Correct. और जिनका क्लॉट या बहुत बड़ा होता है, बड़ी वेसल में होता है, उसमें फिर अकेला इंजेक्शन काम नहीं करता, देन यू हैव टू गिव द मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी. सो दे आर द न्यूअर therapies which have really changed the whole scenario and outcome of stroke. That's why we now start saying it is treatable. Correct. जबकि पहले नहीं कहते थे before 95. इसके अलावा मेडिसिन्स, ओरल मेडिकेशंस भी काफ़ी नई नई आ गई हैं. तो उसमें जैसे पेशेंट को कई बार ये क्लॉट क्या होता है, हार्ट से ब्रेन में चला आता है, तो इसे हम लोग मेडिकल लैंग्वेज में बोलते हैं एम्बोलिक स्ट्रोक. Okay. कि यहाँ से हार्ट में चला गया और उसका रीज़न होता है हार्ट रेट बीच में, नॉर्मल हम लोग का हार्ट रेट रेगुलर ऐसे बीट कर रहा है जी. 60 to 100 बीट्स पर मिनट पे, जी. एंड अचानक वो इरेगुलर होता है हाँ. फ्यू सेकेंड के लिए, फिर नॉर्मल हो जाता है. Okay. तो दिस इज़ कॉल्ड एट्रियल फिब्रिलेशन. Yes. सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो पहले इतना डिटेक्ट नहीं हो पाता था. तो एट्रियल फिब्रिलेशन यदि डायग्नोज आता है तो उसके लिए नई ड्रग्स आई हैं, ओरल टैबलेट्स हैं विच आर वेरी वेरी इफेक्टिव एंड विच कैन कंट्रोल द विच कैन प्रिवेंट द स्ट्रोक. कि Okay. फ्यूचर में स्ट्रोक नहीं हो, वेरी इफेक्टिवली विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन. पुरानी ड्रग से ब्लीडिंग बहुत होती थी, इफेक्टिव नहीं, एफिकेसी correct. कम थी. इन ड्रग्स की एफिकेसी बहुत ज़्यादा है और दे आर वेरी वेरी सेफ ड्रग. सो दे आर द वेरी न्यू थिंग्स विच हैव कम रिसेंटली नाउ Okay. and which can be used, which should be used in all these cases. So now that so many advancements are already there and we are lucky enough to get ourselves treated and get ourselves cured, but then talking to the relapse part of it, एक बार अगर किसी को stroke या paralysis या Bell's palsy like facial paralysis भी होता है तो उनको ये मेडिसिन जो है ये लाइफ लॉन्ग कंटिन्यू रखनी है ताकि ये वापस ना हो. इज इट दैट वे? हाँ, ये काफ़ी अच्छा आपने सवाल पूछा, बिकॉज अधिकतर हम लोग ना प्रिवेंशन की बात करते हैं जिस पर काफ़ी लोग बोलते रहते हैं. जी. लेकिन स्ट्रोक के बाद क्या करना चाहिए इस जी. पे जी. काफ़ी कई बार डिस्कशन सब जी. लोग कम करते हैं. तो स्ट्रोक जब भी आता है उसके बाद रिकरेंस का चांस होता है, एज आई टोल्ड अर्लियर ऑल्सो, कि यदि प्री स्ट्रोक कंडीशन जैसे TIA होता है तो वो तो रिकरेंट होता है, यदि उसको ट्रीट नहीं करते हैं तो 100% ट्रीट रिकरेंट होता है और कई बार वो फुल ब्लोन स्ट्रोक, वेरी डेड स्ट्रोक में कन्वर्ट हो सकता है. तो उसको तो बिल्कुल जैसे ही पेशेंट डायग्नोज हो उसको तुरंत ट्रीट करना चाहिए. और जब स्ट्रोक यदि डायग्नोज हो जाता है, एक बार किसी को स्ट्रोक हो गया, उसके बाद प्रॉपर ट्रीटमेंट में सारे रिस्क फैक्टर कंट्रोल करने बहुत ज़रूरी है. यदि उसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो रिकरेंस का चांस डिस्पाइट टेकिंग मेडिसिन इज़ वेरी हाई. ओके. तो यदि हम फॉर एग्जांपल पेशेंट को डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल भी हाई होता है जो कॉमन सिनेरियो है, और उसके बाद हमने पेशेंट को स्ट्रोक में क्लॉट बस्टिंग इंजेक्शन भी दे दिया, पेशेंट बेटर भी हो गया, लेकिन उसके बाद पता लगा 6 महीने फिर दोबारा हो गया. ऐसा बहुत होता है कॉमनली, पेशेंट फिर दोबारा आता है हमारे पास और उसके बाद जब देखते हैं तो उसमें पता चलता है उसका डायबिटीज़ अनकंट्रोल चल रहा है, BP सही चल रहा है, कोलेस्ट्रॉल सही है, बट डायबिटीज़ अनकंट्रोल है. और दैट इज़ रीज़न इज़ बिकॉज वी आर नॉट स्ट्रिक्ट टू अवर डाइट, है ना. करेक्ट. तो डाइट में थोड़ा लूज गड़बड़ किया आपने, एक्सरसाइज प्रॉपर नहीं किया, तो उसमें स्ट्रिक्ट क्राइटेरियाज हैं कि आपका शुगर लेवल क्या रहना चाहिए, HbA1c 3 मंथ कितना होना चाहिए, लेस देन 7 होना चाहिए. तो यदि इसको फॉलो नहीं करोगे, कोई भी एक रिस्क फैक्टर आप फॉलो नहीं किया आपने, तो दोबारा होने का चांस हो जाता है. बढ़ जाता है. और ऐसे में तो कभी कभी पेशेंट मेडिसिन भी बंद कर देता है, ये भी होता है कि मेडिसिन ले रहा, कहता है कि हम लोग हालांकि काउंसिल करते हैं कि लाइफ लॉन्ग मेडिसिन हैं. ओके. जब भी एक बार इस्चेमिक स्ट्रोक होगा या हेमरेजिक स्ट्रोक ब्लड प्रेशर की वजह से हो, ये लाइफ लॉन्ग मेडिसिन है, उसको लेना ही लेना है. लेकिन कई बार क्या होता है, पेशेंट 6 महीने बाद बिल्कुल नॉर्मल हो गया, वो कहता है ठीक है अब जरूरत क्या है. मतलब यंग इंडिविजुअल्स में अक्सर ये होता है कि वो छोड़ देते हैं दवाई लेना. या तो यंग इंडिविजुअल काफ़ी कॉमन होता है, वो कहते हैं अब तो मैं बिल्कुल हेल्दी हो गया, अब कोई ज़रूरत नहीं है, दे स्टॉप द मेडिसिन. एंड आफ्टर 1 ईयर, बहुत बार हुआ है ये पेशेंट कि आपका 1 ईयर के बाद दोबारा पेशेंट आता है और उससे ज़्यादा डेड स्ट्रोक लेके आता है. ओके. और रीज़न ये होता है कि उसने मेडिसिन बंद कर दिया और उसके बाद फिर दोबारा स्ट्रोक हो गया. उसमें रिस्क फैक्टर वही होते हैं जो पहले वाले थे, बट अनकंट्रोल्ड थे उसके, जो ध्यान नहीं दिए. तो इसमें पेशेंट काउंसलिंग इज़ वेरी, एंड फैमिली काउंसलिंग इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. तो हमेशा
एज अ न्यूरोलॉजिस्ट मैं हमेशा पेशेंट को और फैमिली मेम्बर्स को हमेशा काउंसिल कीप ऑन काउंसलिंग, और एक बार काउंसलिंग से काम नहीं चलता है, बार बार रिमाइंड करते राइट रहो। राइट उसका हम स्ट्रोक अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाते हैं, जिसमें कि स्ट्रोक डे जैसे होता है, वर्ल्ड स्ट्रोक डे, यस उसमें हम पेशेंट के फैमिली मेम्बर्स को बुलाते हैं, फिर समझाते हैं, जैसे बार बार जब तक रिमाइंडर करते रहते हैं तब उनको समझ आता है नहीं नहीं ये करेक्ट सीरियस चीज़ है, वी हैव टू टेक इट सीरियसली, राइट और लगातार फॉलो करते रहो। आई रन द स्ट्रोक क्लिनिक ऑल्सो इन मैक्स और यस साकेत, दैट्स ट्रू तो उसमें भी हमारा एम यही होता है कि जैसे ही TIA हो उसका काउंसलिंग पार्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट ओनली द ट्रीटमेंट बट आई वेट की 50% काउंसलिंग पार्ट है कि Yes, उसको काउंसिल yes. करो कि ये स्ट्रोक है, सीरियसली लेना है, लाइफ लॉन्ग मेडिसिन है, True, रिस्क फैक्टर true. कंट्रोल करो, Because- होल लाइफ स्टाइल आप चेंज करना है आपको, है ना, इसको बहुत, नहीं तो दोबारा होगा तो और प्रॉब्लम आ जाएगा। दैट्स ट्रू, एंड दोबारा होगा तो बचने के चांसेस या और कम हो जाते हैं, बिकॉज स्ट्रोक आई फील एज फार एज माई अंडरस्टैंडिंग कि सिर्फ मेडिसिन से ठीक होने वाला नहीं, इट नीड्स अ होलिस्टिक अप्रोच, इट नीड्स therapy, physiotherapy, it needs exercise, it needs proper diet, it needs counseling also, because mentally also patient breaks down ना कि body support नहीं कर पा रही है। या तो पेशेंट को स्ट्रोक, जब भी पेशेंट स्ट्रोक का आता है उसमें आई यूजुअली गिव एम्फेसिस ऑन द डाइट वेरी मच, क्योंकि डाइट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो इसमें डाइट में जैसे हम लोग को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे वेस्टर्न लिटरेचर, वेस्टर्न स्टडी शो देयर इज द टू इंपॉर्टेंट डाइट आर डैश एंड द मेडिटेरियन डाइट। Yes, सो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा आप मॉडिफाई कर सकते हो, तो हमने खुद स्टडी किया है कि डैश का मतलब होता है कि आपने डाइट अप्रोच फॉर द हाइपरटेंशन, टू द okay, हाइपरटेंशन, okay, तो दैट्स कि डाइट अप्रोच फॉर प्रिवेंटिंग द हाइपरटेंशन, okay, तो उसमें आपका, और या मेडिटेरियन डाइट वो Okay. करीब करीब सेम होती हैं यूजुअली। okay, उसमें आपका लेग्यूम्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ज़्यादा Okay. होती हैं, okay, लो कार्ब डाइट होती है, okay, फ्रूट्स काफ़ी होते हैं okay, उसमें, okay, लेते हैं वो understood, लोग, understood. और प्लस यदि नॉन वेज लेते हैं तो फिश इज़ अ इम्पॉर्टेंट थिंग विच इज़ Okay, मोर okay. इफेक्टिव, रेड मीट शुड बी reduced Okay, understood. एंड दे यूज़ ओलिव ऑयल। लेकिन यदि आप इंडियन कॉन्टेक्स्ट में चेंज करें तो इंडियन जो फूड है, हेल्दी फूड, दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड, इंडियन वेजिटेरियन फूड इज़ वेरी गुड, Hmm. इवन नॉट नॉन वेजिटेरियन, वेजिटेरियन इज़ वेरी गुड। उसमें आप रोटी, दाल, सब्जी खाते ही हो, ग्रीन लीफ वेजिटेबल Correct. खाते हो, विच इज़ वेरी वेरी हेल्दी डाइट विच एनीबडी कैन ईट। Right. एंड उसमें ऑयली फूड डेफिनेटली शुगर, कार्बोहाइड्रेट एंड शुगर, कार्बोहाइड्रेट प्लस avoid फैटी करना है। should be fatty diet, oil that should be avoided. Okay. And in the Indian context, now studies have shown that mustard oil is very good for the Indian population for For preventing heart, the stroke or heart attack also. Understood. So earlier की था कि olive oil आप हाँ. हमेशा हर जगह यूज़ करो, बट हमारा क्योंकि हम लोग कुक करते हैं तो Right. olive oil को यदि आप कुक करते हो तो उसके अगेंस्ट उसमें से टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज होते हैं विच आर नॉट गुड फॉर द बॉडी। So olive oil is good when it is used without cooking. Okay. Like in breakfast, Okay, you can add understood. olive oil. But when you are doing a cooking, which is very common in Indian diet, Right. then mustard oil is a safest Choice thing. of treatment, okay. That's the Okay. safest thing. So besides the diet, these kind of diets, plus आप nuts ले सकते हो, antioxidant rich diet is also very good for the stroke. तो antioxidants में जैसे आप देखते हैं कि all the berries है ना, strawberry, cranberry, Yes. so all berries they are rich source of antioxidants. Understood. Okay. Citrus fruits जितने भी होते हैं, oranges, Right. है ना, plus lemon, they are good source of antioxidants. Fruits So are those and essentials. plus almonds, walnut, flax seeds, chia seeds, है ना, Yeah. so they are the good dietary supplement which should be rich. तो पेशेंट को यही काउंसिल करते हैं कि इसमें डाइट में ये सब चीज़ें होनी चाहिए। True. Besides that, exercise as you told Yes. is very very important. So physiotherapy should be done initially in all stroke patient. That's very very important. So patients कई बार मेडिसिन लेके सही होना चाहते हैं, they don't do physiotherapy at all. और फिजियोथेरेपी शुरू में करने में प्रॉब्लम क्या होता है, पेन होता है बहुत बॉडी को, पेन होता है, देन रेगुलरली जाना पड़ता है, और रेगुलर जाना पड़ता है या बुलाना पड़ता है घर पे या जाना पड़ता है। एंड यूजुअली पेशेंट एज अ माइंडसेट होता है कि नहीं मैं ऐसे ही सही हो जाऊंगा, खुद कर लेंगे, है ना, खुद कर लेंगे। और खुद वो बिकॉज स्ट्रोक में ना स्पेशलाइज एक्सरसाइज चाहिए होता है, राइट, खुद आपको जनरल एक्सरसाइज से काम नहीं चलेगा, चलेगा। तो इसको काउंसिल करना बहुत ज़रूरी है। तो हम काउंसिल यही करते हैं कि फिजियोथेरेपी आप इज़ अ स्पेशलाइज एक्सरसाइज फॉर द स्ट्रोक रिहैब, इट्स नॉट अ नॉर्मल एक्सरसाइज विच यू कांट डू योर सेल्फ, है ना। तो फिजियोथेरेपी जो ट्रेन पर्सन उसी से आप कराओ, और वो भी डिफरेंट टाइप्स की होती है। कई लोग बोल नहीं पाते हमारे पास आते हैं ड्यू टू स्ट्रोक, कई लोग खाना नहीं खा पाते हैं, तो उसमें फिर स्पेशलाइज फिजियोथेरेपी होती है जिसे ऑक्यूपेशनल थेरेपी कहते हैं, या फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओरल एक्सरसाइजेज होती हैं, तो वो सब स्पीच थेरेपीज होती हैं।
तो इसको काउंसिल करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो पेशेंट नॉर्मली या फैमिली मेम्बर्स इग्नोर करते हैं, कहते हैं कि True. नहीं होगा, फिर बाद में कहते हैं सही नहीं हुआ। रिजल्ट नहीं दिखता है ना क्योंकि स्टार्टिंग हाँ, में। तो बाद में कहेंगे अच्छा दवाई से फ़ायदा नहीं मिल रहा है। तो हम Correct. लोग कहते हैं कि नहीं, इसको उसको काउंसिल बार बार करना पड़ता है कि नहीं ये इंपॉर्टेंट है, इससे रिजल्ट आएगा। मेडिसिन के अलावा जी। ये बहुत ज़रूरी है, राइट। आपको फिजियोथेरेपी करना, एक्सरसाइज करना। नाउ रोबोटिक एक्सरसाइजर भी आ गए हैं। Okay. तो इन अवर मैक्स हॉस्पिटल वी हैव रोबोटिक एक्सरसाइजर्स, नाइस। आर्म के लिए, लेग के लिए। ग्रेट। तो जिससे कि काफ़ी ऑगमेंट हो जाता है जब आप उनसे एक्सरसाइज करते हो, तो फास्ट फैसिलिटेट होता है। और प्लस ये एक्सरसाइजेज टास्क ओरिएंटेड होती हैं, दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वही, हाँ। तो उसमें हम लोग डिसाइड करते हैं कि क्या टास्क अचीव करना चाहते हैं, और उसके ओरिएंटेशन में ही वो एक्सरसाइज कराई जाती है। तो हर पेशेंट को पूरा रिकवरी नहीं होती, लेकिन एटलीस्ट ही कैन डू द सर्टेन टास्क राइट। आफ्टर इवन सीवियर पैरालिसिस। किसी को हाथ पूरा चलना बंद हो गया, पैर चलना बंद हो गया, उसके बाद टारगेट होता है कि टास्क ओरिएंटेड एक्सरसाइज कराना है, कि वो एटलीस्ट ग्लास ऑफ वाटर होल्ड पाए, करने लग जाए, correct, पी हाँ, पाए, खाना खा पाए, Basic, ड्रेसिंग कर पाए yes. अपनी, मोबाइल पर Basic पकड़ पाए, activities बेसिक they एक्टिविटी should कर ले be जो able डेली to do. लिविंग होती है। सो दोज थिंग्स डेफिनेटली हेल्प अ लॉट इंस्टेड ऑफ कंसंट्रेटिंग ऑन द whole physiotherapy. तो task oriented exercises have a great role in that condition, in those conditions. ओके। सो इससे ये बोल सकते हैं कि अगर सीवियर स्ट्रोक हो रहा है तो एटलीस्ट पेशेंट अपने बेसिक एक्टिविटीज़ करने जैसे लाइफ में वापस जा सकता है, एंड इफ अगर जल्दी ट्रीटमेंट हो जाए तो समवन लाइक अ पर्सन कैन बिकम एज नॉर्मल एज ही वाज बिफोर स्ट्रोक। Yeah. प्रॉपर रिहैब, प्रॉपर डाइट एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस व्हिच आर रिक्वायर्ड हैज टू बी फॉलोड। मैं आपको बताऊँ, मैं एक पेशेंट यंग एज स्ट्रोक का ही पेशेंट था, आई नॉट नेमिंग दैट पेशेंट, ही केम फ्रॉम उत्तराचल टू मी। तो ही केम आफ्टर द स्ट्रोक टू मी। तो स्ट्रोक उसको करीब 20 डेज बैक हुआ था, वहाँ से वो यहाँ पे आया फॉर द फर्दर ट्रीटमेंट, क्योंकि यंग एज स्ट्रोक था, 42 या 44 ईयर एज थी उसकी, और उसमें पूरा वन साइड पैरालाइज था। ही केम विद अ कम्प्लीटली राइट साइड पैरालाइज कंडीशन ऑन स्ट्रेचर। देन ही रिमेंड या, तो उसको प्रॉपर काउंसलिंग किया कि इसका रिहैब होगा, आपका रीज़न क्या है स्ट्रोक का, इसको आइडेंटिफाई हम करेंगे, उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट होगा। तो उसका वही चीज़ आया जैसे हमने बताया था, होमोसिस्टीन वाज वेरी हाई, तो उसका मेडिसिन चलाई गई उसकी। उसके बाद उसको रोबोटिक एक्सरसाइजर और प्लस टास्क ओरिएंटेड एक्सरसाइजेस कराई गई। फिर उसको बोटॉक्स इंजेक्शन भी दिया हमने। तो उसका क्या था, हाथ और पैर बिल्कुल टाइट हो गया था, तो हाथ वाज लाइक दिस, हैंड वाज लाइक दिस, और लेग वाज फ्लेक्स, है ना, पूरा मुड़ा हुआ था। ही वाज ऑन स्ट्रेचर, तो यहाँ पे डिफॉर्मिटी थी, उसके हाथ में डिफॉर्मिटी थी। तो वो आपका ट्रीटमेंट फिजियोथेरेपी से भी सही नहीं हो सकता था। तो उस केस में आई गेव बोटॉक्स इंजेक्शन इन द हैंड, इन द लेग, और उसके बाद टास्क ओरिएंटेड एक्सरसाइज हुई, रोबोटिक एक्सरसाइज हुई। तो ही रिमेंड हियर फॉर 3 months आउटसाइड मैक्स। हुई ही यूज्ड टू कम टू मी रेगुलरली। प्लस उसको सॉलो नहीं कर पाता था, तो डिस्फेजिया थेरेपी हुई, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, और यहाँ पे एक मशीन लगाई, वाइटल स्टेम थेरेपी। तो उसके बाद धीरे धीरे, आई टेल यू टू आवर सरप्राइज, ग्रेजुअली विद इन नेक्स्ट 2 to 3 months ही स्टार्टेड वॉकिंग विद मिनिमल सपोर्ट इनिशियली, देन ही वॉक्ड विदाउट सपोर्ट, एंड नाउ अब 4 to 5 months के बाद उसने मुझे वीडियो भेजा उत्तरांचल से दैट ही वाज ड्राइविंग कार। Wow, so inspirational. So nice. I mean, that is how, we are trying to make our people know कि इतनी सारी therapies, इतनी सारी options available है. It's just that you have to understand कि कहाँ, क्या, कैसे right place पे आपको पहुँचना है और right treatment करानी है. It's just that much. So, like, one powerful message that you want to give to our viewers, and as well your upcoming contributions to society with regards to stroke. So because I've been involved stroke with for last, I'll say around more than now 30 years, and stroke is one of my most favorite topic also, जिसपे सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है काम करने में। तो व्हाट आई हैव डन टिल नाउ इज़ दैट, सबसे ज़्यादा मैंने स्ट्रोक अवेयरनेस प्रोग्राम बहुत चलाए हुए हैं। तो स्ट्रोक अवेयरनेस में काफ़ी एजुकेशन दिया है लोगों को। नॉट आई रन द NGOs ऑल्सो, वन NGO हीलिंग टच NGO, जिसके थ्रू हम नॉट ओनली स्ट्रोक, उसमें सभी डिसऑर्डर्स के लिए करते हैं, यूजुअली प्रिवेंटेबल डिसऑर्डर्स के लिए, नॉन कम्युनिकेबल डिसऑर्डर्स के लिए हेल्थ अवेयरनेस करते हैं। तो स्ट्रोक इज़ वन ऑफ दैम, विच इज़ नॉन कम्युनिकेबल डिसऑर्डर। तो उस पर करते हैं, पब्लिसिटी करते हैं, मतलब उस पर आपका हेल्थ अवेयरनेस कैंप लगाते हैं, प्लस उसको ट्रीटमेंट जो नहीं ले सकता उसको ट्रीटमेंट दिलवाते हैं। प्लस मैक्स में भी हम काफ़ी, आई एम डूइंग लॉट ऑफ स्ट्रोक अवेयरनेस प्रोग्राम एवरीवेयर। Besides that, I run the stroke clinic, specialized clinic, in which
उसमें पेशेंट का एज अ होलिस्टिक अप्रोच रहता है. जब पेशेंट आता है तो उसमें इन इंटीग्रेशन विद अदर टीम्स लाइक न्यूरो रिहैब टीम, with the nursing staff who is a trained nursing staff for stroke, plus counseling part, counselor एक होता है. तो not only treatment, the holistic approach is done for the stroke treatment in that clinic. So since last 10 years I am doing research with IIT Delhi, IIT Roorkee and IIT Mandi on making a one artificial intelligence based model. Wow. Initially we are doing a study on the machine learning based model. Now the AI model we are making it to diagnose the different brain disorders through using the brain waves, EEG waves. So which is a very simple. So EEG is a very simple tool which can be Right. done anywhere, just like a ECG of the brain. Okay. So basic concept is that because in India, even in rural areas, the neurologists are very limited. Right. Hardly 2,000 neurologists against the Yes. 140 crore population. Yes. तो रूरल एरियाज़ में आप कोई ब्रेन डिसऑर्डर होता है। डायग्नोज ही नहीं होता, इवन अनट्रीटेड पेशेंट रह जाते हैं. तो बाय यूजिंग द सिंपल टेक्नोलॉजी AI मॉडल इट कैन बी विच कैन बी इम्प्लीटेड एट द PSC लेवल, जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स होते हैं वहाँ पे आप आप उसको एप्लीकेबल कर लो एंड MBBS डॉक्टर कैन स्टार्ट ट्रीटिंग द पेशेंट after the proper diagnosis. So this AI model can diagnose the different brain disorders. That's super. So what we are doing are diagnosing the different disorders like epilepsy पे अभी हम लोगों ने काम किया है. Okay. और diagnosing the dementia, working on the dementia also. Okay. The patient with stroke who are can develop dementia also later Yes. on, which is a very important entity which is many times forgotten also. Yes. तो पेशेंट स्ट्रोक होता है उसको और आफ्टर फ्यू मंथ्स उसको फिर मेमोरी लॉस होने लगता है, फॉरगेटफुलनेस होने लगती है, अटेंडेंट समझ नहीं पाते क्यों हो रहा है. देन द यूजुअली व्हेन दे रीच टू द न्यूरोलॉजिस्ट लेट, शुरू में वो समझते हैं कि ऐसे ही हो रहा होगा, एज की वजह से हो रहा होगा. जब वो न्यूरोलॉजिस्ट पर जाते हैं तो पता चलता है ये पोस्ट स्ट्रोक डिमेंशिया हो रहा है, लेकिन वो लेट डायग्नोज होता है. Correct. तो आवर मॉडल कैन डायग्नोज द पोस्ट स्ट्रोक डिमेंशिया और मेमोरी लॉस in a very early stage by doing simple clinical question and the EEG parameters Okay. only. That's उससे ही lovely. आपका डायग्नोज हो जाएगा. कुछ केसेस में MRI भी या CT स्कैन Okay, भी ज़रूरत help होगा, करते बट अधिकतर केस में आप हिस्ट्री एंड EEG से डायग्नोज कर लेंगे, विच कैन बी एप्लीकेबल एनीवेयर. Okay. और यदि जल्दी डायग्नोज हो सकता है तो फिर उस कंडीशन को काफ़ी कुछ हद तक आप स्लो डाउन कर सकते हो. Okay. You can't cure it, but you can slow down. So Slow there are down, certain definitely. medicines are there which can be treated, start at early stage, Yes. so you can treat it or you can prevent it. Nice. So that's the importance of doing this. So I've started with my colleague Dr. Siddharth from IIT and Kailash, one startup company also recently, Superb, sir. which is known as IntelliHealth or NeuroDX. Superb, superb. तो इसको अभी हमारी कंपनी को has been selected by MITI government also, MITI Wow. Ministry of Electric Telecommunication. Honorable Minister Ashwini Vaishnav ji have nominated our company out of Congratulations. 2,500 companies. Congratulations on that part. तो for making a EEG foundation model. तो EEG based we are making now a foundation model which is a multi-model to diagnose the brain disorders in the early stage, which includes the post-stroke dementia or vascular dementia also. I'm sure all this, all these contributions of yours is going to help many of our health professionals, and healthcare professionals can also take a good, support from this kind of model, sir. So it's like you have given a lot of contribution, and we are really glad that we have you as a neurologist with us. The society is also very lucky that we have you. So, thank you so much for joining us and making it like a very inspirational and a very insightful episode, I must say. In the last bus, I just Yes. want to tell, I want to give one message. Yes, sir, please. That is stroke or brain attack is not only preventable, as you Yes. discussed, it's a treatable condition. Yes. If it is recognized early and if it is treated early. So we should remember that mnemonic be fast and act fast. जैसी diagnose हो तुरंत आप उसको nearby hospital जाओ, so that you can take a clot busting injection in time which can prevent your further brain damage, because Correct. as I've told you कि within every minute we are losing brain, and each minute 1.9 million It's neurons are important. dying. So if you treat it in time, you can save your brain. Correct. Otherwise time is lost, his brain is lost. That's true. It's just that small thing. Look after yourself and take every symptom seriously. Yes, It's yes. just that. Yes. Thank you, sir. Thank you. So much. Thank you.
थैंक यू फॉर लिसनिंग टू बियॉन्ड द पिल वेयर हेल्थ मीट्स कन्वर्जेशन। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप ये एपिसोड अपने लव्ड वंस के साथ शेयर कीजिए या फिर शेयर इट विद समवन यू नो माइट नीड इट, बिकॉज रिमेंबर वन कन्वर्जेशन कैन ट्रूली चेंज समवन्स लाइफ। और कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिए कि आपको क्या चीज़ें पसंद आई और किन चीज़ों से हम हमारे एपिसोड को और बेहतर बना सकते हैं। सो आई विल मीट यू इन आवर नेक्स्ट एपिसोड। अंटिल देन, स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे हेल्दी।